नमस्ते। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर बनाया गया इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गोदरेज कंज्यूमर के बारे में ये पता करेंगे कि कितनी बड़ी है कंपनी, उसके चार्ट्स क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन डेटा का क्या कंक्लूजन है, परफॉर्मेंस कैसे रहा है ये कंपनी का, और कंपनी के मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, और कंपनी के बारे में क्या कंसर्न्स हैं और इसके भविष्य के बारे में क्या बात कर सकते हैं। एफएमसीजी के कंपनी में पिछले एक साल में इमामी ने 42% रिटर्न दिया है, मैरिको ने 23, डाबर ने 9.4 और सबसे नीचे रिटर्न आया है गोदरेज का 6.5। ये प्रेजेंटेशन में हम ये जांच करेंगे कि इसका ये रिटर्न इतना लो क्यों आया। गोदरेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,000 करोड़ है, वो डाबर से थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन गोदरेज ग्रुप में गोदरेज कंज्यूमर सबसे बड़ी कंपनी है और इसका प्रोडक्ट्स हैं हाउस होल्ड और पर्सनल केयर में, जैसे सोप, मॉस्किटो रिपेलेंट, हेयर कलर, लिक्विड डिटर्जेंट्स। चैनल बना है मई से जाकर जुलाई और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हम क्लियरली देख सकते हैं ये अपवर्ड मूविंग चैनल है, ये पॉजिटिव है। हम क्रॉसओवर देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, गैप अप मूवमेंट आया है विद हाई वॉल्यूम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और साथ में 20, 50, 100 और 200 EMA के जो मूवमेंट है ये एक के ऊपर एक स्ट्रांगली बिठाया गया है। ये एक बहुत बड़ा ताकत है। एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड पोजीशन का चार्ट ये कंपनी का एसेट है। इन्वर्टेड लेवल में जो नेकलाइन बनता है वो बड़ा रेसिस्टेंस रहता है। ये रेसिस्टेंस से पार कर जाने के लिए एक ब्रेकआउट विद वेरी हाई वॉल्यूम की जरूरत है। वैसे हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है, साथ में अच्छे रिजल्ट्स की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि अब का लेवल 790, उससे 78.6% के लिए प्लस 69 रुपीस लगेगा, और 977 तो 100% रिट्रेसमेंट है 118। ये 977 हमने लिया है द पीक ऑफ अगस्त 2018। उसके बाद दिसंबर 2018 में भी एक हाई था, लेकिन वो अब के प्राइस के बहुत नजदीक है, उसके लिए हमने ये लिया। लेकिन ये रिट्रेसमेंट प्योरली एकेडमिक है, जो भी पीक बनेगा वो बनेगा परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो इसके लिए हमको कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस का इंतजार बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन पैरामीटर्स में एवरेज प्राइस तो गया है ऊपर, लेकिन टर्नओवर आ गया नीचे, डिलीवरी परसेंटेज ऊपर जाके नीचे गिर गया, और क्वांटिटी पर ट्रेड 100 के ऊपर रहा है। जब तक ये चारों पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, बुलिश या बैरिश के बारे में डिसीजन लेना मुश्किल होता है। ये इनडिसिजिव है, बुलिश तो नहीं है। ऑप्शन चेन से रेसिस्टेंस का लेवल लगता है 820 और सपोर्ट है करीब 780 रुपीस। ऑप्शन पेन गेन से पता चलता है कि ये सेटलमेंट अराउंड 750 है, मतलब ट्रेंड तो बैरिश है। ये जानना अच्छा है कि कंपनी के प्रॉफिट्स किधर से आते हैं। कंपनी के 3 डिवीजन हैं। इंडिया सितंबर क्वार्टर तक 12 महीने का प्रॉफिट है 1592 करोड़। ये मार्च 16 में था 1003, उसके बाद बढ़ता चला आ रहा है। इंडोनेशिया में मार्च 16 में था 287 करोड़, अभी लेटेस्ट 12 मंथ सितंबर 20 में ले लें तो वो 475 है। दोनों इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट जो अफ्रीका से आता है, अगर उसका स्टडी करें तो पता चलता है कि 226 से 3 टन गया मार्च 17 को, उसके बाद एक गिरावट मार्च 18, मार्च 19, जून 19 और उसके बाद ऊपर गया 214, बट फिर से नीचे आ गया, और सितंबर 20 में प्रॉफिट है 84 करोड़। इसको आप 4 साल पहले का प्रॉफिट से कंपेयर करें, 226 और 80
करीब 60% फॉल इन द प्रॉफिट्स। तो 3 कंट्रीज, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आता है इंडिया से और इंडोनेशिया से। थोड़ा और जानकारी लेते हैं। कंपनी के 3 कंट्रीज के ऑपरेशंस हैं। इंडिया ऑपरेशन से आता है सेल्स का 59% और प्रॉफिट का 74%, ग्रुप प्रॉफिट्स का, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अराउंड 28% है और पिछले साल से ऊपर है। इंडोनेशिया का कंट्रीब्यूशन ग्रुप सेल्स में है करीब 18%, पिछले साल था 16%, वो पॉजिटिव है। और ग्रुप प्रॉफिट्स में इंडोनेशिया का हिस्सा है 22%, क्योंकि उनके पीबीटी परसेंटेज अच्छे हैं। तो अब आएगी बारी अफ्रीका की। अफ्रीका का सेल्स में कंट्रीब्यूशन है करीब 23 एंड 25%, लेकिन प्रॉफिट में उनका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 4%, क्योंकि उनका पीबीटी परसेंटेज बहुत लो है। जब भी कंपनी ने यह स्कीम लगाया कि हम 3x3 इंटरनेशनल एक्सपांशन करेंगे, उसका मतलब था तीनों कंट्रीज में हम रहेंगे सबसे आगे, सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में और कस्टमर बेस में। ये तो चल गया इंडिया में, इंडोनेशिया में भी अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन अफ्रीका में सेल्स ज्यादा लेकिन प्रॉफिट कम। इसका मतलब है हमको प्रॉब्लम है ब्रेक इवन सेल्स से इन अफ्रीका। और ये भी बात देखने वाली है कि कंपनी ने अपने 60% नेटवर्थ तक के पैसे अफ्रीका में लगाए हैं, उससे रिटर्न नहीं आ रहा है। इसकी वजह से कंपनी का रिस्क एक्सपोजर अफ्रीका के वजह से ज्यादा हो गया है। कंपनी के शेयर कैपिटल में एफआईआईस और प्रमोटर्स को साथ में ले लें तो करीब 90% का शेयर इन दोनों के हाथ में है। अभी जैसे हमने देखा अफ्रीका में हम मुश्किल में पड़ गए हैं, तो ओनरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन दोनों का इस्तेमाल करने की जरूरत कंपनी को बहुत है। मार्केट भी ये चाहता है कि ओनर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लेट अस हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऐसे करने से ही फ्यूचर में एक कंपनी आगे बढ़ सकती है और शेयर होल्डर्स को भी उससे मुनाफा हो सकता है। गोदरेज एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, ऑफ वैल्यू, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पब्लिक इमेज इनका बहुत अच्छा है। टेक्निकल्स तो पॉजिटिव हैं, चार्ट्स भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन डेटा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, बैरिशनेस नजर आता है। कंपनी का बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट है 3x3 अप्रोच में अफ्रीका का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने से, इससे कंपनी का रिस्क प्रोफाइल बहुत बुरा हो गया है। ये जरूरी है कि कंपनी में ओनर्स के साथ प्रोफेशनल मैनेजर्स भी काम करें और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट सभी शेयर होल्डर्स और ओनर्स को मिले। अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट जो नेटवर्थ का मेजर हिस्सा है, अगर वो बिजनेस टर्न अराउंड हो गया, कंपनी के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अगर वो रिवर्स हो गया तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी हानि की चिंता है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करें, लाइक या डिसलाइक करें और इसको अपने साथियों से शेयर करें। अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। The video is for purposes of information, education and awareness only. This is not a solicitation or recommendation to buy, sell or hold securities. Kindly seek the advice of a competent professional as necessary.